दोस्तों 12वीं के बाद अगर आप एक लड़की से पूछें कि वो क्या करना चाहती है तो ज़्यादातर मामले में लड़कियों का जवाब होता है नर्सिंग। और हो भी क्यों ना, हर साल इतने ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट पास आउट जो होते हैं। साल 2019 की एक रिपोर्ट की ही माने तो ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड 8,85,383 ANM को कंप्लीट किया था। वहीं 21,29,820 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। यह आंकड़ा आपको सुनने में बहुत बड़ा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम WHO के नॉर्म्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इंडिया को साल 2024 तक WHO की नॉर्म्स को मीट करने के लिए अभी 4.3 मिलियन और नर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि हम WHO की नॉर्म्स को अभी भी मीट नहीं कर रहे हैं, जो भी WHO की रिक्वायरमेंट है। अक्सर जब नर्सिंग में अपना करियर बनाने की बात आती है तो समझ में नहीं आता है कि किस कोर्स को चुना जाए। शुड इट बी BSc नर्सिंग, GNM और ANM? क्योंकि नर्सिंग में दोस्तों हमें यहाँ पर 3 अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलते हैं और अक्सर दोस्तों 12th के बाद कई सारे कैंडिडेट गलत करियर ऑप्शन को चुन लेते हैं और आगे चलकर दोस्तों फिर उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आप एक ANM हैं, GNM हैं या फिर BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं तो इन तीनों में ही क्या डिफरेंस है और इनमें से किस कोर्स को ज्वाइन करना सही है और इनका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आप ऑलरेडी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपके आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या किस तरह से दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं एक नर्स के तौर पर। तो आइए जानते हैं। दोस्तों आज हम इन तीनों ही कैटेगरीज को या हम तीनों ही करियर ऑप्शन को 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं, जिससे कि आप भी समझ पाएं कि कौन से करियर ऑप्शन आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और किस तरीके से आगे आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें GNM, ANM और BSc नर्सिंग की तो दोस्तों GNM जो है एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है इंडिविजुअल नर्सेस के स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिससे कि दोस्तों वो कॉम्पिटेंटली काम कर पाएँ हॉस्पिटल में, इन्वायरमेंट में और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। अब GNM के तौर पे आपकी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ड्यूटी होता है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, इफेक्टिवली टीम लीड करना या टीम को असिस्ट करना या टीम के साथ मिलकर काम करना, रिसर्च एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देना। इस तरह के जो रोल होते हैं वो प्राइमरली GNM कैंडिडेट प्ले करते हैं। ANM की दोस्तों अगर हम बात करें तो ANM कोर्स काफ़ी हद तक GNM की तरह ही है, लेकिन दोस्तों एक बेसिक लेवल का कोर्स है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन भी आपका छोटा रहता है। यहाँ पर क्या काम होता है ANM के कैंडिडेट का? तो दोस्तों ANM के कोर्सेज को ज़रूरी होता है कि उनके पास एक अच्छी नॉलेज हो बेसिक नर्सिंग की। इसके साथ साथ दोस्तों उन्हें फर्स्ट एड सर्विसेज को प्रोवाइड करना आना चाहिए और मेडिकल केयर को देना आना चाहिए, जो कि प्राइमरी मेडिकल केयर की अगर हम बात करें स्पेशली तो कम्युनिटी और जो प्राइमरी मेडिकल केयर होता है दोस्तों उसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ANM की रिक्वायरमेंट हमें होती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने बात की, ये जो कोर्स है ये GNM के कंपैरिजन में छोटा होता है और इसका जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। इसलिए जो ANM कैंडिडेट हैं वो काफ़ी हद तक प्राइमरी केयर तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाती हैं अगर हम कंपेयर करें GNM की। बात करें दोस्तों अगर हम BSc नर्सिंग की तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जिन कैंडिडेट को प्रेफर किया जाता है वो होते हैं BSc नर्सिंग के। तो BSc नर्सिंग दोस्तों एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है नर्सेस को ट्रेन करने के लिए इनटू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है नर्सिंग का उसमें ट्रेन करने के लिए दोस्तों नर्सेस को ये प्रोग्राम डेवलप किया गया है। यहाँ पर क्या काम होता है दोस्तों BSc नर्सिंग कैंडिडेट का? तो दोस्तों फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट को सेट करना, ब्रीफिंग करना पेशेंट की, कोऑर्डिनेट करना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिससे कि हॉस्पिटल वार्ड और जो वो पर्सनल वार्ड हैं उसमें अच्छे से दोस्तों फंक्शनिंग की जा सके और जो वर्किंग है दोस्तों वो प्रॉपरली चलता रहे एक हॉस्पिटल में या एक केयर सेंटर के अंदर। तो ये दोस्तों कुछ आपको की फंक्शन देखने को मिलते हैं BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स के। इसके अलावा दोस्तों जो BSc नर्सिंग के कैंडिडेट होते हैं वो इसके साथ साथ डॉक्टर्स को असिस्ट भी करते हैं मेडिकल प्रोसीजर के दौरान या फिर रिसर्च वर्क के दौरान। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं BSc कैंडिडेट की ओर से। अब बात करते हैं दोस्तों इन तीनों के बारे में। तो अगर हम बात करें दोस्तों GNM और ANM की, ये दोनों डिप्लोमा कोर्सेज हैं जैसे कि आप जानते हैं। GNM का जो ड्यूरेशन रहता है दोस्तों वो रहता है 3 ईयर एंड 6 मंथ, वहीं ANM का ड्यूरेशन रहता है 2 ईयर्स। BSc नर्सिंग दोस्तों क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 4 ईयर्स।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों अगर हम बात करें तो एक जीएनएम के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो एज है वो 17 से 35 के बीच में हो, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद दोस्तों फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। एएनएम के लिए दोस्तों ऐसा किसी भी तरीके का स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया नहीं होता है। मिनिमम एज अगर आप बात करें तो 17 से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम एज इस तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है एएनएम के लिए। तो दोस्तों एएनएम को कंप्लीट आप कर सकते हैं। बात करें बीएससी नर्सिंग की तो यहाँ पर भी 17 to 35 जो है दोस्तों वो आपका एज क्राइटेरिया रखा जाता है इसे ज्वाइन करने के लिए। अब कौन कौन दोस्तों इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें जीएनएम की दोस्तों तो जीएनएम के लिए आपके पास 10+2 में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है एज योर मेन सब्जेक्ट। वहीं अगर हम बात करें एएनएम की तो दोस्तों 10+2 चाहे आपका आर्ट में हो, साइंस में हो, तो दोस्तों इन दोनों ही अगर स्ट्रीम से आपने किया है तो आप एएनएम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी आपका 10+2 प्लस बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके की सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपको क्या सिलेबस देखने को मिलता है तीनों ही प्रोग्राम्स के अंदर। तो अगर सबसे पहले हम बात करें एएनएम की दोस्तों, इसमें जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर दोस्तों आपको फोकस करना होता है, उसमें होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ केयर, गायनोकोलॉजी एंड मिडवाइफरी एंड मैंडेटरी 6 मंथ इंटर्नशिप जहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है। जीएनएम के दोस्तों अगर हम की सब्जेक्ट की बात करें तो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, बायोसाइंस, बिहेवियरल साइंस, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड कंपलसरी 6 मंथ इंटर्नशिप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। लास्ट में अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के दोस्तों की सब्जेक्ट के बारे में तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, सोशियोलॉजी, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो ये दोस्तों आपको की सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं इन तीनों ही प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि आपको फिर लर्न करने होते हैं, इनको प्रिपेयर करना होता है, अपने आप को अडेप्ट करना होता है इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें करियर ऑप्शन या फिर आगे स्टडी के क्या ऑप्शन रहते हैं, तो दोस्तों एएनएम और जीएनएम आपको एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिप्लोमा कोर्सेज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन में दोस्तों आपके पास, लेकिन दोस्तों दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन में आपको अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करने का एक ऑप्शन रहता है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपने एएनएम किया है या जीएनएम किया है तो आप आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए नहीं जा सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन रहता है एएनएम के बाद जीएनएम करने का। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इन दोनों कोर्सेज को तो इन दोनों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं जीएनएम के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, कोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा होने के चलते। एक जीएनएम के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं और करियर ग्रोथ के ऑप्शन भी दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम एएनएम कैंडिडेट की बात करें तो दोस्तों एएनएम के बाद भी आप, जैसा कि हमने बात की, जीएनएम कर सकते हैं, जहाँ पर आप खुद को स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करा के आगे फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग की, तो दोस्तों ये प्रोग्राम नर्सिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, जिसके चलते दोस्तों करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं अगर हम कंपेयर करें नर्सिंग डिप्लोमा होल्डर से। तो बीएससी नर्सिंग के दोस्तों जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, एक तरह से आप कह सकते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए वर्क करने की, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर अदर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी दोस्तों वो जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट और दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऑप्शन होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए। इस सबके बाद दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं तीनों ही रोल्स में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ और कॉम्पनसेशन के बारे में। तो दोस्तों एक जीएनएम के तौर पर आप इंडिया में एक एवरेज सैलरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 10,000 to 15,000। अब दोस्तों ये सैलरी वेरी करेगा आपका कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं या आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब कर रहे हैं, बट एक एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो वो आप 10,000 से 15,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एएनएम की दोस्तों अगर हम बात करें, एएनएम के अगर आप कैंडिडेट हैं, एएनएम कर चुके हैं, तो आप जो एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ बिटवीन
8,000 to 12,000। बट अगेन दोस्तों देखिए, हर जगह के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी रेंज है वो डिपेंड करता है, वो चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 8,000 है तो आपको 8,000 ही मिलेगा। वो डिपेंड करेगा दोस्तों आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो स्टेट है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर कितना एवरेज सैलरी है अदर कैंडिडेट का जो वहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों ओवरऑल आपको देखनी होंगी, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट की, तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी रहता है वो 10,000 रहता है दोस्तों एवरेज सैलरी। वहीं मैक्सिमम दोस्तों आप 25,000 तक अर्न कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों अगर आप नर्सिंग कर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक नर्स के तौर पर आगे आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.knowledgesathi.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारे कई सारे शॉर्ट टर्म नर्सिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपके कैरियर में, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके कैरियर को बूस्ट करने का भी काम करेंगे। यहाँ पर कई सारे कोर्सेज दोस्तों हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, जिन्हें आप बिल्कुल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके लिए दोस्तों बाद में फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम knowledgesathi.com। दोस्तों हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर दोस्तों आप हमारे इस मोबाइल ऐप को या वेबसाइट को जाकर देख सकते हैं, वहाँ से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ।